आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, ठीक है ना? गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। यह जो टॉपिक है वह एग्ज़ाम में आपके बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना? और यह लेंस का टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठ की, तो गोलीय पृष्ठ जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक होता है अवतल पृष्ठ और एक होता है उत्तल पृष्ठ। लेकिन दोनों पृष्ठों के जो अपवर्तन का सूत्र होता है वह समान होता है। ठीक है? सूत्र क्या होता है? N/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1/R। यह फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो इस फ़ॉर्मूले का हम डेरिवेशन अवतल पृष्ठ के द्वारा भी कर सकते हैं और उत्तल पृष्ठ के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम के लिए दोनों पृष्ठ के द्वारा जो डेरिवेशन है वो पूछा जाता है, अवतल के लिए भी, उत्तल के लिए भी। तो आज हम अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अवतल पृष्ठ के फिगर को समझना पड़ेगा कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है? सबसे ज्यादा जरूरी डेरिवेशन के लिए यही है कि आप अगर समझ जाते हैं कि अवतल पृष्ठ के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अवतल पृष्ठ के द्वारा अगर आपको अपवर्तन का सूत्र निकालना है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए फिगर को समझना, ठीक है? फिगर में क्या समझना है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अवतल पृष्ठ के द्वारा कैसे बन सकता है, ठीक है? यह समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमने एक बिंदु वस्तु O को लिया है, यहाँ पे यह O जो है वो वस्तु है, ठीक है? यह वस्तु है, तो बिंदु वस्तु O को लिया गया है और इसी O का प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण हम लेकर चलते हैं मुख्य अक्ष पर, जो कि बिना विचलित हुए अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, ठीक है? दूसरी किरण जब पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जिस बिंदु पर यह पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, वहाँ से हम एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है? जो अभिलंब कहाँ से जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो यह वक्रता केंद्र है, ठीक है ना? जो कि किसका कार्य करेगा यहाँ पे? अभिलंब का कार्य करेगा। इसको हम डॉट-डॉट लाइन से शो कर सकते हैं, ठीक है? तो यह है अभिलंब। अब देखिए यह प्रकाश की किरण क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो जब यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो आपको पता है कि यह क्या होगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी, ठीक है? अब यह अभिलंब की तरफ झुकती हुई आगे की दिशा में बढ़ेगी, लेकिन आपको यह बात पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए दोनों किरणों का मिलना आवश्यक है। तो यह किरण आगे की तरफ जा रही है, यह भी किरण आगे की तरफ जा रही है, तो जब दोनों किरणें आगे की तरफ जाएँगी तो यह कभी भी एक-दूसरे से मिल नहीं सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? हम किसी किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो यह जो अपवर्तित किरण है, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएँगे, ठीक है? इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएँगे, तो यह इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। यह इस बिंदु पर क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? I। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा I, ठीक है? अब हम यहाँ पे यह सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो यह वस्तु है, वह अल्फ़ा कोण पर है, ठीक है? जो प्रतिबिंब है, वह बीटा कोण पर है और जो वक्रता केंद्र है, वह गामा कोण पर है, ठीक है? तो तीनों अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है? यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, तो यहाँ से हम एक लंब को खींच लेते हैं, ठीक? और इससे हम मान लेते हैं यह पॉइंट यम है और यहाँ पे यह जो पॉइंट है वह ए, ठीक है? यह पॉइंट कौन-सी है? ए पॉइंट। तो इस तरीके से यह फिगर बनेगा। अब यहाँ पर हम पहचानेंगे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण कहाँ पे है।
ठीक है? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण को पहचानना है, तो देखिए आपतन कोण को अगर आप देखेंगे, तो यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है, जो C है वह अभिलंब है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन-सा कोण बनेगा? यहाँ से यहाँ तक आपतन कोण बनेगा I, इसको इधर शो कर देते हैं। यह आपतन कोण बन गया I, ठीक है? और अगर आप यह ऊपर देखेंगे, तो ऊपर क्या है? ऊपर अपवर्तित किरण है और क्या है? अभिलंब है। ऊपर अपवर्तित किरण और अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन-सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण बनेगा R, ठीक है? अगर आप देखेंगे जो किरण I पर आ रही है और जो किरण C पर आ रही है, यह दोनों किरणों के बीच में जो कोण बन रहा है, वह कोण R के शीर्षाभिमुख है, यानी कि यह भी कोण कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से यह कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है? तो आशा करते हैं आप फिगर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसके आगे हमको डेरिवेशन करना है, जिसके लिए कुछ फ़ॉर्मूले हमको पहले से याद होने चाहिए, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, जिसको हम इस स्लाइड में इधर आपको बता देते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यदि यदि I मतलब आपतन कोण तथा R यानी कि अपवर्तन कोण क्या होगा? बहुत छोटे होंगे। बहुत क्या होंगे? छोटे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है? तो छोटे कितना होंगे? लगभग 0 के बराबर। I और R किसके बराबर होंगे? लगभग में 0 के अगर बराबर होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो जो साइन I का वैल्यू होगा, ठीक है ना? वह लगभग I के इक्वल हो जाएगा और जो साइन R की वैल्यू होगा, वह किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी कि अगर कोण बहुत छोटा साइन का सबसे छोटा कोण होता है 0 अंश। तो अगर यहाँ पे 0 लिखा गया है तो यहाँ पर भी 0 आया है। तो अगर I भी लगभग 0 के बराबर है तो यहाँ पे I को लिखा जाएगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? I आना चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम साइन R की बात करेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो अगर यहाँ पे R लिखा गया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? R। तो साइन का सबसे छोटा कोण कौन-सा होता है? 0 अंश और सबसे बड़ा कौन-सा होगा? 90 अंश। और इसी तरीके से टैन में भी होता है। यहाँ पे टैन का भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, तो टैन के बारे में भी जान लेते हैं। अगर कहीं पे टैन ए लिखा गया है, मतलब कोण बहुत छोटे हैं, अगर ए कोण बहुत छोटा है तो टैन ए जो होगा वह लगभग में ए के बराबर होगा। टैन बी अगर लिखा है तो वह लगभग में किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टैन का भी सबसे छोटा जो कोण होता है वह 0 अंश होता है और 0 अंश पर यह भी कोण किसके बराबर होता है? 0 के। मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। ठीक है? यहाँ पे अगर अल्फ़ा लिख देंगे तो यहाँ पर भी अल्फ़ा होगा। यहाँ पर बीटा लिखेंगे तो यहाँ पर भी बीटा हो जाएगा। यानी कि टैन अल्फ़ा जो होगा अल्फ़ा के बराबर होगा, टैन बीटा जो होगा वह किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर, ठीक है? तो यह बात समझ गए होंगे। कुछ और भी पॉइंट है, उसको इस स्लाइड में दिखा देते हैं, जिसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। आप लोग क्लास 9th या 10th के मैथ में कुछ प्रमेय पढ़े होंगे, जैसे कि कोई एक त्रिभुज है यहाँ पे देखिए यह एक त्रिभुज है, ठीक? यह इसका बहिष्य कोण है। यह इसका कौन-सा कोण है? बहिष्य कोण मान लेते हैं ए है। ठीक है? तो यह जो बहिष्य कोण होता है वह त्रिभुज के अंदर दूर स्थित 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर यह कोण B है और यह कोण C है, तो कोण A जो होगा वह B प्लस C के क्या होगा? बराबर। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का त्रिभुज का बहिष्य कोण बहिष्य कोण त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर अंदर ठीक है? दूर स्थित ठीक है? 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर इन सभी फ़ॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है? त्रिभुज यहाँ पर लेकर चलेंगे, कौन-सा त्रिभुज लेकर चलेंगे? त्रिभुज ओएसी। कौन-सा लेकर चलेंगे? त्रिभुज ओएसी। तो यहाँ पे त्रिभुज ओएसी लिख देते हैं, त्रिभुज ओएसी। अब त्रिभुज ओएसी में हम क्या देखेंगे? अगर आप देखेंगे त्रिभुज ओएसी में, तो त्रिभुज का जो बहिष्य कोण है, वह त्रिभुज के अंदर दूर स्थित 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया है। तो इसमें त्रिभुज का बहिष्य कोण कौन-सा है? त्रिभुज का जो बहिष्य कोण है, वह गामा है। कौन-सा है? गामा जो है त्रिभुज का बहिष्य कोण है। तो यह जो गामा होगा, ठीक है ना? यह जो गामा होगा, वह क्या होगा? वह किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो गामा होगा, वह त्रिभुज के अंदर। अब अंदर कौन-कौन से कोण हैं? अगर आप देखेंगे जो त्रिभुज बना है ओएसी, तो उसमें एक कोण कौन-सा है? अल्फा, और एक कोण कौन-सा है? आई। तो यह जो गामा होगा, वह अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस आई के। यहाँ से हम आई की वैल्यू को निकाल लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है? इसी तरीके से हम दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे। कौन-सा त्रिभुज? यहाँ पे हम लेकर चलेंगे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज आईएसी। कौन-सा त्रिभुज लेकर चलेंगे? त्रिभुज आईएसी। तो देखिए त्रिभुज आईएसी, मतलब कि जो प्रतिबिंब के द्वारा त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। यह वाला आई, यहाँ पर है ए ऊपर, ठीक है? ऊपर है ए और यह है सी, तो इसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो अगर आप देखेंगे त्रिभुज आईएसी में, तो इसका भी बहिष्य कोण कौन-सा है? इसका भी बहिष्य कोण जो है वह गामा है। बहिष्य कोण कौन-सा है? गामा है। तो यहाँ पर गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर, अब इसके अंदर के 2 कोण कौन से हैं? एक बीटा है और दूसरा कौन-सा है? आर है। तो यहाँ पे गामा बराबर कितना हो जाएगा? बीटा प्लस आर, और यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है? आगे हम लगाएँगे क्या? स्नेल का नियम। आगे हम क्या लगाएँगे? स्नेल का नियम। तो देखिए लिखेंगे स्नेल के नियम से। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम की अगर हम बात करेंगे, तो स्नेल का जो नियम होता है, वह होता है n बराबर, ठीक है, 1 n2, मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या तो हम इसे n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? n2 अपॉन n1 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन आई, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन यह फॉलो करेंगे कि यदि अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटे हों, क्या कहेंगे? यदि यदि सॉरी, अल्फा, बीटा, गामा नहीं, यह जो कोण आई आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, ठीक है? यह जो आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण क्या है? आर है, ठीक है? वह बहुत क्या हो? छोटा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अभी हमने आपको, ठीक है, वह कंडीशन बताई थी। तो यदि आई व आर, आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण, तो यदि आई व आर बहुत छोटे, क्या हो? बहुत छोटे, तो अगर आई और आर बहुत छोटे होंगे, तो क्या है? जो साइन आई है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो साइन आई है वह लगभग में आई के बराबर हो जाएगा। अभी हमने आपको कंडीशन बताई थी, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? साइन आर जो होगा वह आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमको मिलेगा? देखिए यहाँ पे n2 अपॉन n1 बराबर हम लेकर चलेंगे कितना? यहाँ पर देखिए साइन आई की जगह हम आई लिख देंगे और साइन आर की जगह कितना लिख देंगे? आर, और यहाँ पे हम कर देंगे तिर्यक गुणा, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तिर्यक गुणा करने पर? तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगा n2, ठीक, आर बराबर n1 आई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का यूज़ करेंगे और समीकरण 1 से हम
स्मॉल r और i का मान लाकर रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से i तथा r का मान रखने पर i तथा r का मान रखने पर तो i और r का मान अगर हम रखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n2 और r का मान कितना आया था? यहाँ पे देख लेते हैं r का मान आया था गामा माइनस बीटा। ठीक है, r का मान कितना आया था? गामा माइनस बीटा बराबर n1। i का मान कितना आया था? i का मान अगर आप देखेंगे तो i का मान आया था गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे लिख देंगे n1 गामा माइनस अल्फा। क्या लिख देंगे? गामा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे? n2 और n1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब n2 और n1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा n2 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक है, बराबर n1 गामा माइनस n1 अल्फा। n1 अल्फा। तो यहाँ पे n2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आया? n2 गामा माइनस n2 बीटा और n1 का मल्टीप्लाई किया गया तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा। तो जो अल्फा और बीटा है उसको एक तरफ कर देते हैं और जो गामा है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 गामा, यह पहले से है, इसको इधर लेकर आएँगे तो यह इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये माइनस n1 गामा हो जाएगा, बराबर यह इधर नेगेटिव है, इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो यह हो जाएगा कितना? n2 बीटा माइनस n1 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कॉमन है गामा। तो गामा को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा n2 माइनस n1। ठीक है, बराबर यहाँ पे बच जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। यह है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमको आगे के स्टेप में क्या करना है? आगे के स्टेप में अल्फा, बीटा और गामा का मान निकाल कर, ठीक है, यहाँ पे रख देना है। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर कुछ रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यदि यदि अल्फा, बीटा तथा तथा गामा बहुत छोटे हों, क्या हो? बहुत छोटे हों, तो देखिए अगर अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यह जो यम बिंदु है वह यहाँ पर, यह इसका ध्रुव है, ठीक है? P। तो यम बिंदु कहाँ पर होगा? P पर होगा। और यहाँ पर जो अगर हम tan अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा के बराबर हो जाएगा। tan बीटा का मान निकालेंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के। और tan गामा का मान निकालेंगे तो वह गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा यदि अल्फा, बीटा और तथा गामा क्या हो? बहुत छोटे हों, तो यम बिंदु कहाँ पे होगा? यम बिंदु P पर होगा। यम बिंदु P पर होगा, ठीक है? तो यम बिंदु अगर P पर होगा, तो यहाँ पर अगर हम अल्फा का मान निकालेंगे तो वह हमको निकालना पड़ेगा tan अल्फा, जो कि लगभग किसके बराबर होगा? अल्फा के। बीटा का मान निकालेंगे तो निकालना पड़ेगा tan बीटा, जो कि लगभग में किसके बराबर होगा? बीटा के। इसी तरीके से हम tan गामा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan गामा, जो लगभग में किसके बराबर होगा? गामा के। तो अब tan अल्फा का मान हम किस त्रिभुज से निकालते हैं, वहाँ पे हम देख लेते हैं फिगर में। तो देखिए tan अल्फा का अगर हमको मान निकालना है तो हमको त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा, कौन-सा? OAM। कौन-सा त्रिभुज? OAM। तो त्रिभुज OAM से हम निकालेंगे किसका मान? tan अल्फा का मान। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज OAM, त्रिभुज OAM से, ठीक है? tan अल्फा बराबर अल्फा है और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देख लेते हैं लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है, ठीक है? तो फिगर में देखेंगे तो यह देखिए जो AM है वह लंब है,
क्योंकि यह जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो एएम लंब है, इसकी ऊँचाई, इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं, ठीक है? और आधार कितना है? आधार जो है वो ओएम है, आधार कितना है? ओएम। तो यह कितना हो जाएगा? एएम अपॉन ओएम, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? यहाँ पे लिख देंगे एएम अपॉन ओएम। और आपने कहा कि जो यम है वह बिंदु कहाँ पे होगा? पी पर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं एएम की जगह एच और अपॉन यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? ओपी। कितना लिख देंगे? ओपी, ठीक है? अब यहाँ पर इसी तरीके से टैन बीटा निकालना होगा तो हमको त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा आईएएम, ठीक है? तो फिगर में देखते हैं त्रिभुज आईएएम। तो अगर आप फिगर देखेंगे तो त्रिभुज आईएएम यहाँ पे बना हुआ है, यह आई, ए और एम, ठीक है? तो इसमें हमको बीटा का मान मिलेगा, तो बीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि इसमें भी लंब कितना होगा? एएम, लेकिन आधार कितना हो जाएगा? आईएम, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे? टैन बीटा बराबर फ़ॉर्मूला तो वही होगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बीटा बराबर, यहाँ पे तो होगा आईएम, ठीक है? और यहाँ पर कितना होगा? एएम। एएम की वैल्यू कितनी रखनी है? एच, और आईएम की वैल्यू कितनी रखनी है? आईएम की वैल्यू आईपी रखना है, ठीक है? क्योंकि यम बिंदु कहाँ पे है? पी पर। अब टैन गामा का मान निकालेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे? त्रिभुज सीएएम, ठीक है? कौन-सा त्रिभुज? त्रिभुज सीएम, मतलब कि एक बार हमको वस्तु से बना हुआ त्रिभुज, एक बार प्रतिबिंब से बना हुआ त्रिभुज और एक बार वक्रता केंद्र से बना हुआ त्रिभुज को लेकर चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज सीएएम, देखिए सीएएम, इसको लेकर चलेंगे तो हमको टैन गामा का मान मिलेगा और इसमें भी गामा के सामने वाली भुजा लंब और यह वाली भुजा क्या है? आधार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गामा बराबर फ़ॉर्मूला वही लंब बटा आधार, यहाँ पे हो जाएगा एएम, एएम अपॉन सीएम, ठीक है? बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? एच अपॉन सीपी, एच अपॉन सीपी। अब हम यहाँ पे पहचानेंगे कि ओपी क्या है, आईपी क्या है और सीपी क्या है। तो उसके लिए भी हमको फिगर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे ओ जहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो ओ से पी तक की जो दूरी है वो क्या है? ओ से पी तक की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, ठीक है? तो यह हो गई वस्तु की दूरी। अगर आप I से P तक की दूरी देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है। तो I से P तक की जो दूरी है वह प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। अगर आप बात करेंगे C की तो C जो है वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, ठीक है? तो यहाँ पर OP क्या है? वस्तु की दूरी है, IP क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है और CP क्या है? यह है वक्रता त्रिज्या और यह सभी दूरियां लेफ्ट साइड है, तो यह सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी, मतलब माइनस में लिखी जाएंगी, ठीक है? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यह सब डिस्टेंस माइनस में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले स्लाइड में बता देते हैं कि जो ओपी है, ठीक है? देखिए, ओपी क्या है? वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको माइनस यू लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड। इसी तरीके से आईपी क्या है? आईपी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? वी से, ठीक है? लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस वी, क्योंकि यह भी लेफ्ट साइड है, ठीक है? इसी तरीके से सीपी की बात करेंगे तो सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसको भी हम किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस आर से, क्योंकि आप फिगर देखेंगे तो फिगर में सब किस साइड है? फिगर में सब दूरियां लेफ्ट साइड है, ठीक है? तो सब माइनस में रखी जाएंगी। इसलिए अब हम क्या करेंगे? जो ओपी, आईपी और सीपी मान है वो यहाँ पे लाके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यह वैल्यू क्या हो जाएगी? यह माइनस एच अपॉन यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एच अपॉन यू। यहाँ पर हम दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो गया? माइनस एच अपॉन यू। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस एच अपॉन वी, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस एच अपॉन
आर, ठीक है? तो यहाँ पे -h/u, -h/v और -h/r यह वैल्यू आ गई अल्फा, बीटा और गामा की और यह मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे अल्फा, बीटा, गामा का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए आगे, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, गामा, बीटा तथा गामा, गामा का मान कहाँ पे रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, में रखने पर, ठीक है? तो अल्फा, बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 3 को देख लेते हैं क्या था? गामा n2 -n1 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है? तो रखने में आसानी होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम मान को लिख लेते हैं, तो कितना मान था गामा n2 -n1, ठीक है? यह समीकरण 3 हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? गामा n2 -n1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा n2 बीटा माइनस आगे क्या है n1 अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 अल्फा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे गामा का मान कितना आया था -h/r, ठीक है? तो यहाँ पे गामा की जगह हम लिख देंगे -h/r, यहाँ पे हो जाएगा -h/r और यहाँ पे हो जाएगा n2 -n1, n2 -n1 बराबर यहाँ पे n2 तो पहले से है, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? बीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आया है -h/v, तो यहाँ पे हम चिन्ह के साथ मान रखना है तो -h/v रख देंगे, बीटा की जगह -n1 है और अल्फा की जगह कितना रखना है? अल्फा की जगह मान को रखना है कितना? देखिए -h/u रखना है, तो यहाँ पे -h/u रख देंगे, ठीक है? तो यह हो जाएगा -h/u। अब यहाँ पर हम चिन्ह के साथ -h को कॉमन करेंगे तो -h कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? चिन्ह के साथ तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा n2 -n1 अपॉन r, ठीक है? और बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से भी -h को कॉमन करेंगे, तो -h कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? n2 अपॉन v, ठीक? माइनस n1 अपॉन u इतना बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -h से यह -h क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना फ़ॉर्मूला मिल जाएगा? यहाँ पे हमको फ़ॉर्मूला मिल जाएगा देखिए n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू यहाँ पे n2 माइनस n1 अपॉन r, यह सूत्र मिल जाएगा, ठीक है? तो यही है अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ठीक है? अगर हम यहाँ पर अंश में, ठीक है ना? इसके अंश में अगर हम क्या करें n2 से सॉरी n1 से भाग कर दें, ठीक है ना? अंश में n1 से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, तो अंश में करना है तो यह हो जाएगा n2 अपॉन n1 और इस पूरे के अपॉन हो जाएगा v माइनस n1 अपॉन n1 हो जाएगा क्योंकि n1 से भाग कर रहे हैं तो यह अपॉन में u हो जाएगा, बराबर यहाँ पे n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और अपॉन में कितना हो जाएगा r, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर n1 से n1 कट जाएगा, ठीक है? यहाँ पर भी n1 से n1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन अभी आप स्नेल का नियम पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे क्या? स्नेल के नियम में यहाँ पे जो n होता है वो किसके बराबर हो सकता है? n2 अपॉन n1 यानी कि जहाँ पे n2 अपॉन n1 है, वहाँ पे हम कितना रख सकते हैं? n रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? n2 अपॉन n1 की जगह पे कितना रख देंगे? n रख देंगे। तो यह फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? यह फ़ॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू यहाँ पर भी n2 अपॉन n1 है तो यह n माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यह भी एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का और यह भी जो ऊपर अभी लिखा गया है, यह भी एक सूत्र होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अवतल पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, अपवर्तन के सूत्र का निगमन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।